Hello students, warm morning to all of you guys. This is Anurag Agrani from the Brain Point Coaching Classes. Students, welcome in the law world. We are going to start subject of law which are beneficial in all professional entrance exams. चाहे हम CA फाउंडेशन लें, CS EET लें या फिर हम लोग CMA फाउंडेशन लें, लॉ की रिक्वायरमेंट आपको हर जगह होगी. लॉ यहां पर जो है वो है कॉमर्शियल लॉ, दैट इज बिजनेस लॉ और मर्केंटाइल लॉ. इट मींस ऐसे नियम कानून जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को हमें रेगुलेट करने में काम आती है, दैट आर नोन एज कॉमर्शियल लॉ, मर्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉज. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर इंट्रोड्यूसिंग वेरियस लॉज इन द वेरियस कोर्सेज. अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एलएलपी एक्ट 2008 और कंपनीज एक्ट 2013 यहां पर एप्लीकेबल होते हैं. इट मींस यहां पर हम लोगों को टोटल 5 अलग अलग एक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे. ठीक है. अगर मैं CSEET की बात करूं, कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर इंस्टीट्यूट ने कोर्स को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां पर भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहां पर इसके साथ हमें 2 दूसरे लॉज यहां पर देखने पड़ेंगे, दैट इज लॉ ऑफ टॉर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस, भारत का संविधान भी आप लोग यहां पर पढ़ेंगे. सीएमए फाउंडेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें यहां पर भी पढ़ना पड़ेगा. साथ ही हमें यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 को यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है. यहां पर हमें साथ में एलएलपी एक्ट 2008 भी पढ़ना होगा और फिर हमें सीधा पढ़ना पड़ेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा सारा कोर्स जो हम लोग इस प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर देखने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल लॉज. अब क्वेश्चन आता है, सर जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, जब हम इंडिपेंडेंस डे ही 1947 से बना रहे हैं, तो फिर 1872 के अंदर ये लॉ कैसे पास हो गए? ये लॉ 1932, 1930 या फिर 1881 के ये लॉज हम लोगों के लिए कैसे हैं? ठीक है. तो इन लॉज का रीजन क्या है कि पहले हम लोग इंग्लैंड गवर्नमेंट के अंडर में थे. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने या वहां पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज किए जाते थे, उन्हें लगा कि इंडिया में भी इनको रेगुलेट कर देना चाहिए. तो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉपी पेस्ट कर दिए. ठीक है. आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था जब हम लोगों का, कब बना था? यस, 1950 के अंदर ये पास हुआ था. ठीक है. तो 1950 के अंदर जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट कर रहे थे, तो हमें लगा कि ये जितने भी पुराने लॉज हैं इन्हें हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. हाँ, कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस उन लोगों ने किए थे, लेकिन उन्हें एज इट इज उन्होंने फिर से यहाँ पर कॉपी कर दिया. तो ये सारे लॉज की ईयर्स तो पुराने हैं. हाँ, इनमें टाइम टू टाइम जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी, हम लोगों ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए, कुछ अमेंडमेंट किए, लेकिन लॉज वही पुराने हम लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के कॉपी किए हैं. ठीक है. इस वजह से ये एक्ट इतने पुराने हैं और हम लोग इन्हें आज भी फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्ट, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस स्टूडेंट्स,
Today we are going to start our most important act, that is Indian Contract Act 1872. Students, हम लोग एक एक टर्म को यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एक्ट। ये एक्ट का मीनिंग क्या होता है? एक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस imposed by government having similar nature. आप लोगों ने 12th क्लास में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज में। इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग के में हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पढ़ी, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन? डिपार्टमेंटलाइजेशन इट मींस ग्रुपिंग द सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ऐसे ही गवर्नमेंट भी क्या करती है, सिमिलर टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको एक बंच बना के रख दिया, पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको एक बंच बनाकर रख दिया, तो दैट बंचेस आर नोन एज एक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? तो एक्ट का मतलब क्या हो गया? ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट हैविंग सिमिलर टाइप ऑफ नेचर। ओके, यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1872? 1872 it means this act was applicable in 1872. The date is 1st of September 1872. This act was introduced on September 1st 1872. बेटा ये एक्ट अप्रैल 1872 के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। मतलब उस टाइम पर पार्लियामेंट में, वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ बता दिया गया था कि इस तरह का कोई एक्ट होगा। कब होगा? अप्रैल में। लेकिन उसे एप्लीकेबल कब किया इन्होंने? 1st of September 1872 में एप्लीकेबल किया, ठीक है। तो दैट 1872 बात समझ में आ गई। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन? इंडियन इट मीन्स दिस एक्ट इज एप्लीकेबल इन होल इंडिया। होल इंडिया इन मतलब जहां तक भारत है वहां तक, इंक्लूडिंग, मैंने इंक्लूडिंग बोल्ड में लिखा है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। स्टूडेंट्स, पहले हम लोग यहां पर जम्मू और कश्मीर को एक्सक्लूड करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज द स्पेशल स्टेट ऑफ द इंडिया विच हैव स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका खुद का एक लॉ है, खुद का पार्लियामेंट है, खुद के ही गवर्नमेंट है और खुद का ही ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करती। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया में आर्टिकल 370 हटा दिया है। आर्टिकल 370 के हटते ही जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल हो जाते हैं जो जनरली इंडिया के अंदर होते हैं। इट मींस अब उसकी स्पेशलाइज्ड कैटेगरी जो है वो हटा दी गई है, उसको पूरी तरीके से एक सामान्य राज्य, नॉर्मल स्टेट हम लोगों ने ले लिया है। इट मींस अब हम लोग जब भी एक्ट पढ़ेंगे तो हम एक्ट में क्या पढ़ेंगे? दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। व्हाई इंक्लूडिंग? बिकॉज ऑफ रिमूविंग आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंडिया का मतलब समझ में आ गया आपको। मतलब मैंने आप लोगों को एक्ट का मतलब समझाया, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट। आफ्टर दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1872 इन दिस कॉन्स्टेंट एंड आफ्टर दैट इंडियन। अब आते हैं बेटा हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सबसेक्शन H में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, सेक्शन पढ़ने का एक तरीका होता है, मैं आप लोगों को सेक्शन पढ़ने का तरीका बता देता हूं। यहां पर सेक्शन 2 दिया हुआ है और ब्रैकेट में स्मॉल में लिखा हुआ है H। इसका मतलब H इज द पॉइंट ऑफ सेक्शन 2, ठीक है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन H, लेकिन अगर यही ये लिखा हुआ होता तो इसको कहते हैं सेक्शन 2H। दिस इज सेपरेट फ्रॉम द सेक्शन 2। सेक्शन 2 सब सेक्शन H, इट मींस दिस इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 2।
सेक्शन 2 के अंदर A B C D E F G H अलग अलग दिए हुए होंगे, तो H पॉइंट पर किसकी डेफिनेशन दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट को कुछ नया इंट्रोड्यूस करना होता है और उसी एक्ट से रिलेटेड होता है, उसी सेक्शन से रिलेटेड होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अलग से सेक्शन इंट्रोड्यूस ना करके उसी का कोई नया पॉइंट बना देती है, दैट इज सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, ठीक है, तो उसी को उसके साथ में लिख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर क्या सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन H। स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, अधिकतर जितने भी लॉ दिए हुए हैं सेक्शन 1 के अंदर ये दिया हुआ है कि ये एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ था और इस एक्ट को कहां कहां एप्लीकेबल किया जा सकता है। सेक्शन 2 के अंदर आपको लगभग सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, हो सकता है कुछ डेफिनेशंस बाद में इंट्रोड्यूस की हो तो दूसरे सेक्शन में चली गई हो, लेकिन जनरली जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं वो सेक्शन 2 में ही आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो लॉ कि से अगर हम लोग कोई भी एनफोर्सबिलिटी करें किसी भी एग्रीमेंट की तो वो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अब स्टूडेंट्स यहां पर दो टर्म्स दे रखी है मैंने, एन एग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सेबिलिटी। सबसे पहले मैं आपको एनफोर्सेबिलिटी बता रहा हूं। एनफोर्सेबिलिटी इट मींस व्हेन यू गाइज आर एबल टू फोर्स टू द अनदर पर्सन टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस। जब हम किसी दूसरे पर्सन को उसका प्रॉमिस परफॉर्म करवाने के लिए फोर्स कर सकते हैं। अब फोर्स करने के लिए हम तो खुद जाएंगे नहीं, हम लोग कोर्ट के थ्रू उसे फोर्स कर सकते हैं, पुलिस के थ्रू हम उसे फोर्स कर सकते हैं। तो जब पुलिस और कोर्ट किसी भी काम को करने के लिए फोर्सफुली कह सकती है, दैट द मीनिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज एनफोर्सेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें फोर्सफुली हम लोग उसको परफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं, दैट एग्रीमेंट्स आर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट्स मीन्स प्रॉमिस और सेट ऑफ द प्रोमिसेस, प्रॉमिस और सेट ऑफ द प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। स्टूडेंट्स यहां पर भी दो टर्म्स हैं, प्रॉमिस एंड सेकंड वन इज कंसीडरेशन। प्रॉमिस इट मींस मैंने किसी पर्सन को कोई बात कही और उसने उस बात को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो ये हमारे लिए प्रॉमिस बन जाता है। आप लोग करते हैं एक दूसरे से प्रॉमिस, ठीक है। और कंसीडरेशन इट मींस समथिंग इन रिटर्न, कंसीडरेशन इट मींस समथिंग इन रिटर्न। बिजनेस लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं और बिजनेस लॉ में के अंदर हम लोग देखते हैं वी विल नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटी और फॉर द पर्पज ऑफ सिंपैथी, ठीक है, या हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं बिकॉज वी वांट टू अर्न समथिंग, ठीक है। तो कंसीडरेशन का मतलब मैंने अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उस एक्टिविटी के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में मुझे कुछ चाहिए, दैट कुछ चाहिए इज नोन एज कंसीडरेशन। मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की डेफिनेशन स्टूडेंट्स दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के अंदर। सेक्शन 2 सबसेक्शन ई स्टेट्स दैट एग्रीमेंट इंक्लूड्स promise or set of the promise forming the consideration for each other. It means कोई भी promise जिसके बदले में अगर हमें कुछ मिल रहा है, बदले में कुछ मिल रहा है, it means something in return. Consideration की जो definition है वो definition का मतलब क्या है, that something in return. तो जब भी हम लोग किसी काम को करने के बदले कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, that is known as कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन के अगेंस्ट में अगर मैं कोई प्रॉमिस परफॉर्म कर रहा हूं, किसी भी तरीके का प्रॉमिस हो सकता है, ये लीगल इलीगल किसी भी तरीके का प्रॉमिस हो सकता है, दैट प्रॉमिस इज नोन एज एग्रीमेंट। बात समझ में? तो यहां पर भी दो टर्म्स हो गई हमारे पास में, फर्स्ट इज प्रॉमिस एंड सेकंड वन इज कंसीडरेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली दोज एग्रीमेंट्स विच आर लीगल इन नेचर नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, और जो इलीगल है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं है। एग्रीमेंट का मतलब तो हो गया कि भैया कोई भी लीगल इलीगल किसी भी तरीके का प्रॉमिस हो जिसके अंदर कंसीडरेशन हो, दैट इज नोन एज एग्रीमेंट। लेकिन केवल वही एग्रीमेंट्स
जिन्हें कोर्ट में ले जाया जा सकता है, जिनके अगेंस्ट में आप लोग कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, जिनके अगेंस्ट में आप लोग स्यू फाइल कर सकते हैं, आप लोग पुलिस के पास जाकर कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। केवल ऐसे एग्रीमेंट्स ही कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं। तो मैंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं, जो कि लीगल एग्रीमेंट्स हैं, वो तो एग्रीमेंट हैं, ठीक है, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि केवल वही एग्रीमेंट्स जो लीगल हैं, जो एनफोर्सेबल किए जा सकते, केवल वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, बाकी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, पर सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई आप सभी को? ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। यस स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। What is the difference between contract and agreement? अगर मैं इसे डिफरेंस के तौर पे देखूं तो what is the meaning of a contract? Sir, contract it means those agreements which are enforceable in law. Agreements are promise or set of the promise forming the consideration for each other. And what is the meaning of promise? Offer which can be accepted. That statement will be known as promise. ओके, स्कोप स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप हमेशा नैरोवर होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में वही आएंगे जिनका की लीगैलिटी कंफर्म है, जिनका की लीगैलिटी कंफर्म है। लेकिन एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर होता है, क्योंकि इसके अंदर लीगल एंड इलीगल दोनों तरीके के एग्रीमेंट्स यहां पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सभी का लीगल ऑब्लिगेशन आएगा, सभी का लीगल ऑब्लिगेशन आएगा। लेकिन एग्रीमेंट के अंदर सभी का ऑब्लिगेशन आए ऐसा कंपलसरी नहीं, क्योंकि यहां पर केवल लीगल का ऑब्लिगेशन आएगा, इलीगल का लीगल ऑब्लिगेशन यहां पर नहीं आएगा। इट मींस वी कैन नॉट एनफोर्स दोज एग्रीमेंट्स विच आर इलीगल इन नेचर। गेटिंग माय पॉइंट? यस स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज असेंशियल एलिमेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। Yes guys, these are essential elements of the contract. Essential element of contract includes characteristics or features of contract. On behalf of the valid contract can be stand. ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट रह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी बनी रह सकती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग यहाँ पर essential elements कहते हैं। ठीक है, तो what are the essential elements? First is minimum 2 parties are required. Yes, in the contract there must be a minimum 2 parties. क्यों? क्योंकि एक पर्सन अपने आप के साथ कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। मैं अपने हाथ, अपने पैर, अपने दिल, अपने जिगर, अपने धड़कनों से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मुझे किसी नेक्स्ट पर्सन की यहाँ पर ज़रूरत होगी जो कि थर्ड पर्सन हो। ऐसी थर्ड पार्टी की मुझे यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ पार्टीज, इट मीन्स पार्टीज जितनी भी हमारे साथ में आ रही हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में आने की एलिजिबिलिटी भी पता होनी चाहिए। वो 18+ होना चाहिए। ठीक है, वो मेंटली कैपेबल होना चाहिए, वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू अनएलिजिबल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी पर्सन जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंट्री लेने की एलिजिबिलिटी है, केवल वही पर्सन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। नेक्स्ट, वैलिड एंड सर्टेन ऑब्जेक्ट। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ये सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन का मतलब ये फिक्स होना चाहिए कि हाँ, हम कॉन्ट्रैक्ट इस पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो पर्पस हमारा सर्टेन होना, फिक्स होना जरूरी है। साथ ही साथ वो वैलिड भी होना चाहिए। अगर वो वैलिड नहीं है तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, वैलिड एंड सर्टेन कंसीडरेशन, कंसीडरेशन भी सर्टेन होना चाहिए, वैलिड होना जरूरी है। फ्री कंसेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तो पता चल ही गया होगा कि अलग पेन से लिखा है तो
कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, ठीक है। तो फ्री कंसेंट का मतलब है कि जितनी भी पार्टीज इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट कंसेंट दी है, किसी के दबाव में आके, किसी के प्रेशर में आके, किसी की भी तरीके का कोई मेंटल टॉर्चर उनके साथ नहीं किया गया है। उन्होंने अपना प्रॉफिट और लॉस खुद से एनालिसिस करके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट, ठीक है। फ्री कंसेंट को हम लोग बहुत सारे तरीकों में पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी के से मारपीट करके कॉन्ट्रैक्ट कराया जा सकता है, किसी को मेंटली टॉर्चर किया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस, किसी भी तरीके का फ्रॉड, किसी भी तरीके का कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं है। आपने फ्री कंसेंट इंडिपेंडेंटली ये चूज किया है कि यू गाइज वांट्स टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्री कंसेंट होना भी जरूरी है। और अगर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को करने के लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की अगर ज़रूरी है, कोई रिक्वायरमेंट है कि यार कोई लीगल फॉर्म, कोई स्टाम्प पेपर पर बनाना ज़रूरी है, कोई कहता है नोटरी कराना ज़रूरी है, कोई कहता है कोर्ट के सामने ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिनके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंपलसरी है, तो ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की कंपल्शन भी हमें यहाँ पर पूरी करनी ज़रूरी होगी, फुलफिल करना ज़रूरी होगा। दैट आर द असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से? मिनिमम 2 parties आर रिक्वायर्ड। सेकेंड, parties must be eligible to enter into the contract. There must be certain and valid consideration and object. फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होना ज़रूरी। साथ ही साथ उन पार्टीज़ का जो मोटो है, जो उनका मोटिव है, वो एक दूसरे को लीगल रिलेशनशिप में बांधना होना चाहिए, ठीक है। कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ फ्रॉड, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किए जाते हैं ताकि लीगल रिलेशंस बनाए जा सकें, कोर्ट के थ्रू उन्हें एनफोर्स किए जा सकें। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, उन्हें हम लोग कहेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहेंगे उन्हें हम लोग? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके स्टूडेंट्स।